दुनिया में अर्ली सक्सेस का बड़ा क्रेज है। स्कूल में टॉप मार्क्स से लेकर फेमस यूनिवर्सिटी में एडमिशन और 25 साल की उम्र तक ड्रीम जॉब सिक्योर करना। लेकिन ज्यादातर लोग शुरुआत में एक्सेप्शनल नहीं होते। उन्हें अपनी प्रतिभा और क्षमता धीरे धीरे पता चलती है। रिच कार्लगार्ड के साथ भी यही हुआ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनके एवरेज ग्रेड्स थे और उन्होंने अपने 20 के दशक में अजीब जॉब्स किए। कुछ सालों बाद उन्होंने सिलिकॉन वैली में एक हाईटेक मैगजीन शुरू की और बाद में फोर्ब्स के पब्लिशर बने। इन पॉइंट्स में आपको पता चलेगा कि कुछ लोग जिंदगी में बाद में क्यों खिलते हैं, और अगर आप अपने गोल्स अचीव करने में समय लेते हैं तो आप किस तरह के स्ट्रेंथ्स को टैप कर सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक अर्ली ब्लूमर की, जो एवरेज से जल्दी मैच्योर होता है। जोना लेहरर, जो कि लॉस एंजलिस में पैदा हुआ था, ने 15 साल की उम्र में एनएस टेक स्पॉन्सर्ड एसे कॉन्टेस्ट में $1000 जीतकर सफलता की राह पकड़ी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में न्यूरोसाइंस पढ़ते हुए उन्होंने डाउन सिंड्रोम के जेनेटिक ऑरिजिन्स पर एक पेपर को ऑथर किया। लेकिन लेहरर सिर्फ साइंस में ही नहीं, लिखने में भी माहिर थे। 31 साल की उम्र तक उन्होंने 3 किताबें पब्लिश कर दी थीं और न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में भी नाम कमाया। यह वो सफलता थी जो उनके उम्र के कई लोग चाहते थे। यहाँ की मैसेज ये है, वंडरकिंड का उदय मिलेनियल्स के लिए जल्दी सफलता के मानक को सेट करता है। रेडियो शोज होस्ट करने और टीवी पर आने के बीच लेहरर ने पेड स्पीकर के रूप में एक फायदेमंद साइड करियर शुरू किया। जल्द ही वो 1 घंटे के टॉक के लिए $40,000 तक कमा रहे थे। आखिर में उन्होंने हॉलीवुड हिल्स में $1 मिलियन का घर खरीदा। लेहरर के ब्राइट स्टूडेंट से मीडिया फिनोमिनन बनने का सफर एक नए कल्चरल हीरो की एंट्री को दर्शाता है। अर्ली ब्लूमर यानी वंडरकाइंड, जो लिटरली वंडर चाइल्ड का मतलब देता है। एक टिपिकल वंडरकाइंड जल्दी डेवलप होता है और अपने चुने हुए फील्ड में सबसे तेज पहुंचता है। वो अमीर और मशहूर भी बन जाते हैं। अक्सर यह उनकी खास प्रतिभा, जैसे कि गणित या टेक्नोलॉजी में गिफ्टेड होना या फैमिली कनेक्शंस की मदद से होता है। वंडरकाइंड्स हमारे समाज में हर जगह हैं। एक्टर्स जैसे मार्गो रॉबी और एडम ड्राइवर से लेकर म्यूजिशियंस जैसे जेकब कॉलियर और बियॉन्से तक। मीडिया भी वंडरकाइंड आइडियल के पीछे पागल है। हर बड़ी मैगजीन हर साल अर्ली अचीवर्स की लिस्ट पब्लिश करती है, जैसे फोर्ब्स मैगजीन का 30 अंडर 30 लिस्ट। समस्या यह है कि हमारी संस्कृति का वंडरकाइंड आइडियल के प्रति जुनून एक खतरनाक संदेश देता है। अगर आपने 30 साल की उम्र तक किसी इंडस्ट्री को डिसरप्ट नहीं किया, $1 बिलियन कंपनी नहीं खोली या 7 फिगर्स नहीं कमाए, तो आपने असफलता का सामना किया है। इन पॉइंट्स में हम देखेंगे कि यह संदेश यंग लोगों के लिए कैसे नुकसानदेह है, जो अलग तरीके से और अलग समय पर विकसित होते हैं। मिड 20th सेंचुरी में यूएस ने एरिस्टोक्रेसी से मेरिटोक्रेसी की तरफ शिफ्ट किया, जहां लोग अपनी योग्यता के आधार पर सफल हो सकते हैं, न कि पैसा या सामाजिक स्थिति के कारण। इसके जवाब में स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और एम्प्लॉयर्स टेस्ट स्कोर्स और कॉलेज रैंकिंग्स के पीछे पागल हो गए। आजकल टीनेजर्स के लिए यह नॉर्मल है कि वो अपने जूनियर और सीनियर साल में एसएटी जैसे कॉलेज प्रिपरेटरी टेस्ट्स को कई बार दें, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उनमें एकेडमिक पोटेंशियल है। लेकिन इसका एक बड़ा खर्चा है। पेरेंट्स हर साल हजारों डॉलर्स एक्सपेंसिव ट्यूटर्स और तैयारी क्लासेस पर खर्च करते हैं, उम्मीद में कि इससे उनके बच्चे आईवी लीग स्कूल में जगह बनाएंगे। स्टूडेंट्स इस बीच स्ट्रेस के एडेड बोझ के नीचे दबते जा रहे हैं। यहाँ की मैसेज ये है, जल्दी सफलता पाने का दबाव यंग लोगों के मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर रहा है। टेस्ट तैयारी इंडस्ट्री हर साल लगभग $1 बिलियन जनरेट करती है। कुछ ट्यूटर्स, जैसे न्यूयॉर्क बेस्ड एंथनी जेम्स ग्रीन, 1 घंटे के लिए $1000 तक चार्ज करते हैं। ये बढ़े हुए दाम दिखाते हैं कि स्टूडेंट्स और फैमिलीज कॉलेज एडमिशन्स के आर्म्स रेस में कितने लॉक हो चुके हैं, जिसमें लोग आगे बढ़ने के लिए लड़ते हैं और कभी कभी चीट भी करते हैं। इस प्रेशर कुकर एनवायरनमेंट ने यूएस में एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस को जन्म दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 2014 के सर्वे के अनुसार डिप्रेशन एडोलेसेंस में बीमारी का नंबर 1 कारण बन गया है। नतीजा ये है कि सुइसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए, पालो अल्टो, कैलिफोर्निया के गन हाई स्कूल के 3 टैलेंटेड स्टूडेंट्स ने 2014 और 2015 के बीच सुइसाइड कर लिया। उसी समय 42 स्टूडेंट्स को सुइसाइडल थॉट्स के लिए हॉस्पिटलाइज या ट्रीट किया गया। टीनेजर्स पर लिखने वाली जीन एम ट्वेन के पास एक थ्योरी है कि यंग लोगों का मेंटल हेल्थ क्यों गिर रहा है। उनकी रिसर्च डिप्रेशन में वृद्धि को इंट्रिंसिक गोल्स से एक्सट्रिंसिक गोल्स की तरफ शिफ्ट से जोड़ती है। इंट्रिंसिक गोल्स आपके व्यक्तिगत विकास से जुड़ी होती है,
जैसे किसी एक्टिविटी में केपेबल बनना या मजबूत सेल्फ सेंस एस्टैब्लिश करना। दूसरी तरफ एक्सट्रिंसिक गोल्स मटेरियल गेन्स और स्टेटस के अन्य मापदंड से जुड़ी होती है, जैसे टेस्ट स्कोर्स, हाई इनकम और अच्छी लुक्स। ट्वेंज मानती हैं कि समाज एक्सट्रिंसिक गोल्स जैसे वेल्थ और एकेडमिक सफलता को इंट्रिंसिक गोल्स जैसे सेल्फ नॉलेज डेवलप करना या बस खुश रहना से ज्यादा वैल्यू देता है। कोई आश्चर्य नहीं कि यंग लोग परेशान हैं। जब लेखक 25 साल के थे, उनकी लाइफ में कुछ खास डायरेक्शन नहीं थी। कॉलेज से औसत मार्क्स लेकर निकले और उन्हें कोई अच्छा करियर ऑप्शन नहीं मिला, तो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड का जॉब कर लिया। एक रात जब वे ट्रक रेंटल यार्ड में गश्त लगा रहे थे, उन्हें एक झटका लगा। उनका साथी, जो लंबर यार्ड की पेट्रोलिंग कर रहा था, वह कोई यंग लड़का नहीं, बल्कि एक खतरनाक रॉट व्हीलर था जो राह चलते लोगों पर भौंक रहा था। तब उन्हें समझ आया कि उनका काम कितना बेकार है, क्योंकि एक कुत्ता भी उससे बेहतर कर सकता है। वहीं स्टीव जॉब्स भी 25 साल के थे और एप्पल को पब्लिक करके कंप्यूटर इंडस्ट्री को बदलने वाले थे। कोई कैसे उनके बराबर पहुंच सकता है? मुख्य बात यह है कि हर इंसान की ग्रोथ अलग रेट पर होती है। ये डिपेंड करता है कि उनका दिमाग कब मैच्योर होता है। लेट 20s में पहुंचकर लेखक को अपने करियर में एक टर्निंग पॉइंट मिला। उन्हें लगा जैसे उनका दिमाग एकदम से जाग गया हो। वे न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ने लगे टीवी न्यूज देखने के बजाय। उन्हें बिजनेस आइडियाज नजर आने लगे और कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रपोजल्स लिखने लगे, जबकि पहले वे एक साफ सेंटेंस भी नहीं लिख पाते थे। तो यह सडन चेंज कैसे आया? रिसर्च के मुताबिक 18 से 25 साल के लोग अभी पूरी तरह से एडल्ट नहीं होते। एक्चुअली वे पोस्ट एडोलसेंस में होते हैं, जहां उनका एडल्ट ब्रेन पूरी तरह से फंक्शन करना बाकी होता है। यंग ब्रेन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जिम्मेदार होता है, सबसे लास्ट में डेवलप होता है। इसका मतलब है कि एडोलसेंट्स को ब्लूम होने में वक्त लगता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन मेंटल हेल्थ के एक स्टडी ने 5000 बच्चों को 3 से 16 साल की उम्र से लेकर अर्ली एडल्टहुड तक फॉलो किया और पाया कि उनका ब्रेन 25 साल या उससे भी बाद में पूरी तरह से मैच्योर होता है। इसलिए यंग लोगों का अर्ली सक्सेस के लिए इतना पुश करना समझ से बाहर है। और पेरेंट्स का भी ये एक्सपेक्ट करना कि उनके बच्चे कॉग्निटिवली एक्सेप्शनल होंगे, जबकि उनका ब्रेन अभी डेवलप ही नहीं हुआ होता। बच्चों और यंग एडल्ट्स को यह सिखाना चाहिए कि वे किसी भी उम्र में ब्लूम कर सकते हैं। अपने टैलेंट्स और इंटरेस्ट्स को डिस्कवर करने में वक्त लेना उनके लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और सक्सेस के लिए जरूरी है। आजकल नौकरी ढूंढना और शादी करना का ट्रेडिशनल तरीका बदल गया है। यंग लोग स्कूल खत्म करने में, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने में और फैमिली स्टार्ट करने में ज्यादा टाइम ले रहे हैं। कई लोग रोमांटिक पार्टनर्स या परमानेंट घर से जुड़ने में जल्दी नहीं दिखाते। एक बड़े पैमाने पर किए गए नेशनल स्टडी के मुताबिक आज के 25 साल के लोग अपने माँ बाप की जनरेशन के मुकाबले 2 गुना ज्यादा स्कूल में हैं, और उनमें से 50% को अभी भी अपने माँ बाप से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है। तो जो हम जनरली एडल्टहुड कहते हैं, वो अब पहले से कहीं ज्यादा देर से हो रहा है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि बुरा हो। यहाँ की मैं बात यह है, इमर्जिंग एडल्टहुड खुद को रियलाइज करने का एक इंपॉर्टेंट दौर है। जेफरी आर्नेट, जो क्लार्क यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, उनका मानना है कि सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से एडोलेसेंस और यंग एडल्टहुड के बीच एक नया लाइफ स्टेज की जरूरत है। उन्होंने इस दौर को इमर्जिंग एडल्टहुड नाम दिया है, जो लगभग 18 से 30 साल की उम्र के बीच होता है। इस कॉन्सेप्ट को जन्म देने वाले कल्चरल चेंजेस में कम एंट्री लेवल जॉब्स, ज्यादा एजुकेशन की जरूरत और यंग लोगों में शादी करने की कम जल्दी शामिल है। अर्नेट, जो खुद देर से पनपने वाले हैं, मानते हैं कि हमारी 20s एक इम्पॉर्टेंट टाइम होता है डिस्कवरी का, जहां हम एडवेंचर्स, ट्रैवल्स और रिलेशनशिप्स में फ्रीडम के साथ इन्वॉल्व होते हैं, जो शायद हम दोबारा कभी महसूस न करें। उनका यह भी मानना है कि इमर्जिंग एडल्टहुड के दौर को लंबा करना कई कॉग्निटिव बेनिफिट्स देता है। उदाहरण के लिए, कॉलेज से पहले, बीच में या बाद में 1 या 2 साल का ब्रेक लेना ब्रेन प्लास्टिसिटी, दिमाग की नई कनेक्शंस बनाने की एबिलिटी को मेंटेन करने में मदद करता है। ये इंडिपेंडेंट सोचने की क्षमता और नए स्किल्स सीखने में भी मदद करता है और मोटिवेशन और ड्राइव को भी बढ़ाता है। इमर्जिंग एडल्टहुड का दौर लंबा करना सिर्फ चिल करना और दुनिया को देखते रहना नहीं है। इसका मतलब है कॉग्निटिवली स्टिम्युलेटिंग और डिमांडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना। मसलन मॉर्मन धर्म यंग मर्दों और महिलाओं को कॉलेज से ब्रेक लेकर 2 साल के मिशंस पर जाने के लिए इनकरेज करता है।
इसका मतलब है कि उनमें से कई लोग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट 24 साल की उम्र में करते हैं, टिपिकल 22 की बजाय। इसका मतलब ये है कि न्यूरोलॉजिकल सेंस में वो फुल एडल्ट कैपेबिलिटी के बहुत करीब होते हैं जब वो नौकरी ढूंढने, ग्रेजुएट स्कूल जाने या शादी करने के लिए तैयार होते हैं। अगर दूसरे 20 समथिंग्स भी इस एग्जाम्पल को फॉलो करें तो वो एडल्ट लाइफ के चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए ज्यादा तैयार हो सकते हैं। जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब हम चीजें जल्दी भूल जाते हैं या छोटी गलतियां करते हैं। ऐसे में लोग सोचते हैं कि शायद वो अपने प्राइम से बाहर हो गए हैं। लेकिन यह सोचना कि हम सिर्फ जवानी में कॉग्निटिव पीक पर होते हैं और उसके बाद डिक्लाइन होता है, यह बिल्कुल गलत है। साइंस कहती है कि हम सालों के साथ और भी स्मार्ट और क्रिएटिव बन सकते हैं। यहाँ पे मैसेज यह है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हम नए स्किल्स डेवलप करते हैं और स्ट्रेंथ्स पता चलते हैं। 2015 में साइंटिस्ट लॉरा जर्मन और जोशुआ हार्ट्सहॉर्न ने एक नई खोज की। लगभग 50,000 लोगों के कॉग्निटिव एबिलिटीज को ऑनलाइन ब्रेन टेस्ट के जरिए मेजर करने के बाद उन्होंने पाया कि अलग-अलग कॉग्निटिव स्किल्स अलग समय पे पीक पर होते हैं। उदाहरण के लिए, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की स्पीड लेट टीन्स में पीक पर होती है और शॉर्ट टर्म मेमोरी 25 साल की उम्र तक इंप्रूव होती रहती है और फिर एक डेकेड तक स्टेबल रहती है। कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को इवैल्यूएट करने की एबिलिटी, जैसे दूसरों के इमोशनल स्टेट्स को समझना, हमारे 40s या 50s में पीक पर होती है और हमारी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, जो हमारी जिंदगी भर की फैक्ट्स और नॉलेज का एक्यूमुलेशन है, लेट 60s या अर्ली 70s में पीक पर होती है। तो उम्र बढ़ने के साथ कुछ कॉग्निटिव डिक्लाइन तो होता है, लेकिन कुछ कॉग्निटिव गेन्स भी होते हैं। यह तब और क्लियर होता है जब आप सिएटल लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी के फाइंडिंग्स को देखते हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन ने 1950s में शुरू की थी और अभी भी यह दिखाता है कि हमारा ब्रेन कितना अडेप्टेबल है। स्टडी लीडर शेरी विलिस ने हाल ही में पाया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की मेंटल प्रोसेसिंग स्पीड और शॉर्ट टर्म मेमोरी उम्र के साथ डिक्लाइन होती है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस इंटैक्ट रहता है, क्योंकि स्पेशल रीजनिंग और इमोशनल काम, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के लिए क्रूशल स्किल्स हैं, मिडिल एज में इंप्रूव होते रहते हैं। अडल्ट ब्रेन काफी केपेबल होता है और हम उसको क्रेडिट देते हैं। यह मिडिल एज तक अपने आप को रिवायर कर सकता है, सालों के एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए। रिसर्च दिखाता है कि मिडिल एज्ड माइंड ज्यादा काम, कम न्यूरोटिक होता है और सोशल सिचुएशंस को बेहतर मैनेज कर सकता है। यह लेट ब्लूमर्स के लिए अच्छी खबर है। जब तक आप अपनी हेल्थ, एजुकेशन और दुनिया में क्यूरियोसिटी में इन्वेस्ट करते हैं, आप अपनी लाइफ में कई कॉग्निटिव पीक्स एंजॉय कर सकते हैं। जब आप छोटे थे तो आपने अपने करियर के बारे में क्या सोचा था? शायद दुनिया घूमना, नए लोगों से मिलना या ऐसी कंपनी शुरू करना जिससे हजारों जिंदगियां बदल जाएं। पर अफसोस, बहुत से लोग ऐसे गोल्स हासिल नहीं कर पाते क्योंकि टिपिकल करियर पैथ ऐसा होने नहीं देता। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि एक जॉब पकड़ो और उसमें इतना वक्त दो कि सैलरी बढ़ने लगे। ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन, वो तो टाइम वेस्ट है। हमें यह भी बताया जाता है कि 60 साल की उम्र में रिटायर होना एकदम नॉर्मल है। लेकिन यह सोच अब बदलनी चाहिए। यहाँ की मैं बात यह है, हमें एक नया करियर पैथवे चाहिए जो लगातार ब्लूमिंग के लिए जगह दे। ज्यादातर कंपनीज में अच्छे एम्प्लॉयज को बड़े टाइटल्स, ज्यादा अथॉरिटी और बड़ी सैलरी से रिवॉर्ड किया जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब यह काम नहीं करता, जब एम्प्लॉयज अपनी कैपेबिलिटी और लॉन्ग आवर्स काम करने की विलिंगनेस से मैक्स आउट हो जाते हैं, तो कंपनीज उनकी सैलरी नहीं बढ़ा सकती। इससे ज्यादा पैसा लगता है और नए एम्प्लॉयज को प्रमोशंस मिलने में रुकावट आती है। इसलिए कई एम्प्लॉयर्स लोगों को निकाल देते हैं जब वे अपने पीक पर पहुंच जाते हैं, जो कि लॉ और अकाउंटिंग फर्म्स में अप एंड आउट के नाम से जाना जाता है। यह कुछ हद तक समझ में आता है, लेकिन यह ह्यूमन कैपिटल का वेस्ट भी है। रिटायरमेंट की एक्सेप्टेड एज पर निकाले गए कई लोग अभी भी टैलेंटेड और एक्सपीरियंस्ड होते हैं और उनके पास कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत कुछ होता है। लेखक के मुताबिक समाज को इस माइंडसेट को पलटना चाहिए। करियर्स को लिनियर अप एंड आउट पैथ के रूप में देखने के बजाय हमें उन्हें एक आर्क या आर्क्स की सीरीज के रूप में देखना चाहिए, जहां सीनियर एम्प्लॉयज अपने पीक के बाद भी वैल्यूएबल काम कर सकते हैं। करियर आर्क कैसा दिखता है? पहले, कोई फोर्स्ड रिटायरमेंट एज नहीं होगी, लेकिन सैलरी बढ़ना बंद हो जाएगी और शायद काम भी कम हो सकता है। टाइटल्स भी इवेंचुअली बंद हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, एक वाइस प्रेसिडेंट सीनियर कंसल्टेंट बन सकता है। हर किसी को अपने तरीके से ग्रो और डेवलप करने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए समाज को यह रिकॉग्नाइज और सेलिब्रेट करना का वक्त आ गया है कि हम सब अलग हैं
और अपने डाइवर्स बैकग्राउंड्स और स्किल्स की वजह से हम सब अपना यूनिक पाथ टुवर्ड्स ब्लूमिंग बना सकते हैं। एरिक वाहल को बचपन से ही परफेक्ट ग्रेड्स लेने, टॉप कॉलेज जाने और पैसा कमाने वाले जॉब करने की शिक्षा मिली थी, और कुछ समय तक तो यह सोच काम भी आई। उन्होंने अपना करियर एक एजेंसी में शुरू किया जो एंटरटेनर्स और कीनोट स्पीकर्स को बुक करती थी। 1 साल के अंदर ही वो फर्म का पार्टनर बन गया। फिर 2008 की इकोनॉमिक क्रैश आई। कंपनीज ने एंटरटेनर्स को ट्रेड शोज के लिए बुक करना बंद कर दिया, और कुछ ही हफ्ते में वाल ने जो कुछ भी कमाया था वो सब कुछ खो दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि वो जल्द ही अपने सपनों से भी ज्यादा कुछ हासिल करने वाला था। यह समझना जरूरी है कि अपने आप को कल्चरल इन्फ्लुएंसेस से अलग करके हम अपने रास्ते खुद बना सकते हैं। जब पुरानी बिलीफ सिस्टम काम नहीं आई तो वाल ने नया रास्ता ढूंढा। वो आर्टिस्ट के साथ समय बिताने लगा जिन्हें वो उनके फ्री थिंकिंग के लिए एडमायर करता था, और पेंटिंग करना शुरू किया। शुरुआत में उसकी पेंटिंग्स बड़ी खराब थी, लेकिन जितना ज्यादा प्रैक्टिस किया उतना बेहतर बना। आखिर में वो एक परफॉर्मेंस आर्टिस्ट के रूप में बिजनेसमैन और इन्वेस्टर से ज्यादा कमाई करने लगा। सोचो तो, हम सभी कल्चर से प्रभावित होते हैं, जो कि हमारे फैमिली, पीयर्स और सोसाइटी से बनता है। ये कल्चर हमारी एक्सपेक्टेशंस और सेल्फ इमेज को प्रभावित करता है, और अक्सर हमें गलत रास्तों पर ले जाता है। जैसे कि वाल के कन्फर्म करने के प्रेशर ने उसे अपनी आर्टिस्टिक गिफ्ट्स को खोजने से रोका। तो अगर आपको लगता है कि आप अभी तक ब्लूम नहीं कर पाए हैं, तो अपने कल्चरल इन्फ्लुएंसेस को देखिए और सोचिए कि क्या कोई आपको रोक तो नहीं रहा। उदाहरण के लिए, अगर आपका परिवार आप पर गलत जॉब करने का दबाव डाल रहा है, तो शायद यह वक्त है कि आप उनसे अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करें। इसका मतलब उनका प्यार ठुकराना या उनकी एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ जाना नहीं है, बस अपना खुद का रास्ता चुनना है जो आपको ब्लूम करने में मदद करेगा। सच कहूं तो सच्ची इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना कभी आसान नहीं होता, खासकर जब आप उन लोगों से डील कर रहे हो जिनसे आप प्यार करते हैं। इसलिए अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे कल्चरल इन्फ्लुएंसेस को हटा सकते हैं जो आपको ब्लूम करने में मदद नहीं करते, और अपनी किस्मत खुद शेप कर सकते हैं। कभी ऐसा लगा है कि आप अपने पुराने आउटडेटेड वर्जन से आगे नहीं बढ़ पा रहे? जैसे स्कूल टाइम में आपको एक निकनेम से बुलाया जाता था, और अब भी दोस्तों के बीच वही नाम है, भले ही आप बड़े हो गए हो और उस हॉबी को सालों से छोड़ा हुआ है। ऑफिस में भी यही होता है, और लेट ब्लूमर्स को अक्सर इसका सामना करना पड़ता है। चाहे आप कितना भी खुद को बेहतर करें, बॉस आपको वही रखना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो असली काम है खुद को आजाद करना। यहाँ की मैं बात यह है, लेट ब्लूमर्स को खुद को फिर से इन्वेंट करना पड़ता है अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए। जब एक रोज बुश अपने पॉट से बड़ा हो जाता है तो उसे उखाड़ के दूसरे पॉट में लगाना पड़ता है। अगर आप भी लेट ब्लूमर हैं जो अब तक ग्रो करने का मौका नहीं पाए, तो शायद आपको भी यही करना पड़ेगा। मतलब, आपको अपने आप को रिपोर्ट करना पड़ेगा अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए। इसमें नए लोगों के साथ समय बिताना, नई जॉब लेना या कहीं और शिफ्ट होना शामिल हो सकता है। हाँ, ऐसा एनवायरनमेंट चेंज करना ड्रास्टिक लग सकता है, लेकिन यह काम करता है। देखिए, लेट ब्लूमर ऑथर किम्बरली हैरिंगटन की कहानी। एड एजेंसीज में कॉपीराइटर और क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में उनका हमेशा से लॉन्ग फॉर्म एसेज और बुक्स लिखने का सपना था। लेकिन लॉस एंजलिस की जिंदगी उनकी क्रिएटिविटी के लिए सही नहीं थी। वहां सब जानते थे, माहौल हमेशा कंपेटिटिव और हाईली चार्ज्ड रहता था, और कूल रहने के लिए सोशलाइज करना बहुत महंगा पड़ता था। तो उन्होंने खुद को वर्मोंट के रूरल एरिया में बसा लिया, जहां उन्हें एकेडमिक्स, एनवायरमेंटलिस्ट्स और सच में दुनिया में दिलचस्पी रखने वाले लोग मिले। जल्द ही उनका नजरिया बदलने लगा। एड वर्ल्ड के प्रेशर से दूर अपना फ्रीलांस बिजनेस चलाकर उन्हें क्रिएट करने की जगह मिली, और उन्होंने 50 साल की उम्र में अपनी पहली बुक लिखी। हैरिंगटन ने हिम्मत करके खुद को रीइन्वेंट किया और अपना रास्ता पाया। हर लेट ब्लूमर यह कर सकता है, बस जरूरत है तो हिम्मत की। जो कम्युनिटीज आपको लिमिट करते हैं उन्हें छोड़ने की, और अपने टर्म्स पर नई पहचान बनाने की। देखो, जिंदगी में देर से रास्ता मिलना कोई गलत या अनोखी बात नहीं है। असल में जब आप सक्सेस तक लंबा रास्ता लेते हैं, तो आपको अपने आप को और अपने गोल्स को समझने का ज्यादा क्लियर आइडिया मिलता है। इस सफर में आप नए लोगों से मिलोगे, नए स्किल्स सीखोगे और दुनिया को नए नजरिए से देखोगे। तो खुद को वेस्टेड पोटेंशियल समझने के बजाय अपने डर को छोड़ो और खुद को खिलने दो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया बुक बाइट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और अद्भुत वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करता है। धन्यवाद। ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपको यह वीडियो पसंद आया।
बुक बाइट्स चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट बनाने का प्रयास करते रहेंगे। यहाँ कुछ और वीडियो दिए गए हैं जो आपको पसंद आ सकते हैं।